नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब। तैयारी सबकी कैसी चल रही है? बढ़िया। आज हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का क्लास 4 है। अभी तक हमने सभी जो इतिहास लेखन परंपरा है उसके विषय में जो महत्वपूर्ण नोट्स थे मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो हमारी हिंदी वरदान ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा चल रही है, जिसमें हमने गारसा दत्ताशी, मिश्र बंधुओं और शिव सिंह सेंगर और आपके ग्रियर्सन जैसे महत्वपूर्ण इतिहास लेखन के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, हमने उनको पढ़ लिया है। आज हमारे जो इतिहास लेखन में सही मायने में जिसको हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा या जिनको कह सकते हैं आगे बढ़ाया गया, आज हम उनके विषय में पढ़ेंगे। आज का जो सेशन है सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपका किसके लिए है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को एक नई दिशा दी थी, उनके विषय में है। तो आइए विलंब न करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपको बता दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचना है, यह रचना हिंदी साहित्य का इतिहास जो लेखन परंपरा में आचार्य शुक्ल जी द्वारा रचित जो इतिहास का सर्वोत्तम है, यानी सबसे अधिक है। ये सभी रचनाओं को, क्योंकि इन्होंने आर्थिक सामाजिक सभी परिदृश्यों को अपने उसमें लिया गया है, और इनकी बुक जो पुस्तक है सर्वमान्य इतिहास की पुस्तक है। आज भी आप एग्ज़ाम में जाते होंगे तो सबसे ज़्यादा प्रश्न, सबसे ज़्यादा कथन जो है शुक्ल जी के विषय में ही आते हैं, है ना। तो हिंदी साहित्य इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी की है, 1929 में यह प्रकाशित हुई। लेकिन ये प्रकाशित कैसे हुई, इसके विषय में जानते हैं थोड़ा सा। तो रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर, देखिए ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित जो शब्द सागर थी, हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका के रूप में इसे लिखा गया था हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1928 में, ठीक है। लेकिन यह पुस्तक जो है, पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित की गई। तो हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, जो हिंदी साहित्य का लेखन परंपरा है, इसको देखिए। तो हिंदी साहित्य का जो लेखन परंपरा इतिहास है वह 1929, लेकिन यह 1929 में कब बना इसके पहले हम जानते हैं। तो ये प्रकाशक संस्था कौन थी इसकी? नागरिक प्रचारणी सभा। और पद्धति इसकी कैसी थी? विधेयवादी पद्धति। आपको ये पता होगा कि विधेयवादी पद्धति किसकी है। इसके जो हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का किसने शुरू किया था? तो साहित्य जगत में आपको मैं बता दूं तो कौन थे? तेन थे। कौन थे? तेन थे, ठीक है। तो साहित्य जगत में आपका कौन था? तेन थे। कौन? तेन। लेकिन अगर मैं कहूँ तो हिंदी साहित्य जगत में आपका कौन है? शुक्ल जी। इन्होंने क्या किया था? हिंदी विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था। कुल रचनाकार किसने रखे? लगभग 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया था। 997 मतलब लगभग 1000 कवियों को उन्होंने शामिल किया था। विशेष तथ्य के विषय में चलते हैं तो इन्होंने यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की, मैंने आपको बताया क्या है, इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी, जिसे किसने प्रकाशित किया था? तो
हिंदी शब्द सागर को किसने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस भूमिका को शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1928 में लिखा था। कब लिखा था? 1928 में लिखा था। पुनः पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित किया गया था। शुक्ल जी का आपको ये कथन तो याद होगा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास की जो ये इन्होंने दे दी है, जो परिभाषा दी है, वो आपको हर प्रश्नोत्तरी में, हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं आपको मिल ही जाएगी। तो ये कोटेड, जबकि प्रत्येक देश की जनता, वहाँ के जनता की चित्तवृत्ति, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये लाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। ये भी आपके प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में इन्होंने इनके विषय में थोड़ा सा जानते हैं महत्वपूर्ण कथन में। तो इन्होंने सबसे पहला कवि किसे माना है? तो शुक्ल जी ने मुंज या भोज को प्रथम कवि के रूप में माना। किसे? मुंज या भोज को प्रथम कवि के रूप में माना है। और गौड़ रचनाकारों को फुटकल, जो और गौड़ रचनाकार है, उन्हें फुटकल की श्रेणी में रखा है। ये प्रश्न प्रीवियस में आ चुका है। ठीक है, और शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथों के निम्नलिखित रचनाकारों को ग्रहण किया। तो मतलब शुक्ल जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने किससे किससे लिए? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह शेखर, ग्रियर्सन था, मिश्र बंधुओं के इतिहास को क्या कहा था? कवि वृत्ति संग्रह कहा था। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इन सभी के इतिहास ग्रंथों को इन्होंने कवियों का वृत्त संग्रह कहा। जो किन किन की रचनाओं को? सेंगर की, ग्रियर्सन की और मिश्र बंधुओं की। सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं की रचनाओं को इन्होंने क्या कहा? सेंगर और ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं की रचनाओं को इन्होंने क्या कहा? वृत्त संग्रह। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद, कवियों के बृहत्तम विवरण में मिश्र बंधु, जो इन्होंने किससे किससे अपने इतिहास लेखन को लिखा था? तो इसमें किस किस को लिया था? तो सबसे पहले मिश्र बंधुओं को लिया था। ठीक है, मिश्र बंधुओं को ग्रहण किया था। हिंदी कोविद रत्नमाला, क्या देखते हैं? तो हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी? श्याम सुंदर दास की। और कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि द्वारा लिया गया। शुक्ल जी के इतिहास के आरंभ सिद्धों की वानियों से हुआ। ये लाइन आपको याद रखना है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वानियों से हुआ है। ठीक है, इस इतिहास ग्रंथ के पूर्ण होने में शुक्ल जी का योगदान किसने? केदारनाथ का पाठक। तो जो इतिहास ग्रंथ इनका है, इसमें इसको लिखने में, इसको आगे बढ़ाने में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो केदारनाथ पाठक जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर्वप्रथम शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास को आलोचना से पृथक कर, आलोचना से अलग कर अपने विकासवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर परिचय दिया था। तभी तो इनके इतिहास को सर्वमान्य माना गया है। मतलब ये पुरानी अवधारणाओं पर न रह के उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसको एक नई दृष्टि से देखते थे। तभी तो इनके साहित्य का इतिहास जो है, एक कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण इतिहास है। एक ऐसा इतिहास है जो कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर को दे सकता है। ठीक है,
शुक्ल जी ने, अब एक चीज़ और है, शुक्ल जी ने जब भी नामकरण किया है तो हर युग को उन्होंने दो नाम दिए हैं। ये भी आपको ध्यान देना है कि हर युग के उन्होंने दो नाम दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले में चले आते हैं। शुक्ल जी के बाद और भी महत्वपूर्ण में है डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। आपको बता दूं मैं कि एकदम स्पष्ट कर दें कि नगेंद्र ने कोई इतिहास की रचना नहीं लिखी। इन्होंने कोई भी इतिहास की रचना नहीं की, कोई भी साहित्य के इतिहास की रचना नहीं की। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो रचना की है वह संपादित रचना है। वह कैसी है? इनका संपादन किया था इन्होंने। कुल 10 भाग हैं इसके। 1973 में। डेट आपको ध्यान रखनी है। तो नागेंद्र जी की पुस्तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह कब की है? तो वो डेट आप लोग ध्यान रखिए कब की है। 1973 की है। डॉक्टर नगेंद्र की संपादित रचना 1973। इसके 10 भाग प्रकाशन हो चुके हैं। आगे देखते हैं, हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? राहुल सांस्कृत्यायन जी की रचना है। कब है? 1945 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कब की रचना है? तो यह आपकी है साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो सुमन राज्य का है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, किसकी रचना है दोनों? तो सुमन राज्य की रचना है। हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास, तो हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास हर साहित्य के लेख तैयारी करने वाले जो भी आप युवा वर्ग हैं सबके एक पुस्तक वाली गैलरी में देखेंगे। तो हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास 1986 राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। वो हर घर में मिलेगी, क्योंकि अभी आप लोग पीछे देखेंगे तो जो पीछे वाला टीज का एग्ज़ाम हुआ है उसमें स्वरूप जी की जितने भी महत्वपूर्ण कोडेड वाले प्रश्न हैं वो हम कह सकते हैं इन्हीं की पुस्तकों से उठाए गए हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? यह बच्चन सिंह जी की रचना है। किसकी रचना है यह? बच्चन सिंह जी की रचना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण रचनाकारों में हम देखें और में, तो आपको मैं बता दूं कि जो और महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनमें हम देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी पहली रचना इतिहास की जगत में हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य की भूमिका कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका कब है? 1940। कब है? 1940। हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव, साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है? 1952। किसकी रचना है हिंदी साहित्य का उद्भव विकास? 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। शुक्ल जी ने, आपको बता दें वीरगाथा काल को शुक्ल जी के
वीर गाथा काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया। आदिकाल वीर गाथा काल को क्या नाम दिया था शुक्ल जी के? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था। और आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा था। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ठीक है। एक आपको एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विषय। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या है? आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसका है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। क्या टाइम है? 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का जो एक और महत्वपूर्ण है दूसरा तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। क्या है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जिसे 1964 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और द्वितीय प्रकाशन इसका हुआ था 1965 ईस्वी में। ये टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए गणपति चंद्रगुप्त जी के विषय में करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल एवं शून्य काल कहा था और सालभद्र सूरी को इन्होंने प्रथम कवि हिंदी का माना था। शुक्ल जी ने किसे माना था? मुंज को, है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसे माना था? अड्डहमाल को हिंदी का प्रथम कवि माना था। और गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी का भक्ति काल को, हिंदी में से भक्ति काल है उसको 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछता है कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो उन्होंने कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऐसा आप तो तैयारी सही से कर रहे हैं और जम के लग जाइए क्योंकि इस समय एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। जो भी आपके पास समय है उसका सदुपयोग करिए। और ये समय जो है कहते हैं ना एक ही वैसे भी स्थिति बहुत ही नाजुक चल रही है गवर्नमेंट विद्यालयों की स्थितियाँ। तो जो भी मिला है हमें समय, उस समय का सदुपयोग करना है। हर पॉइंट को देखना है और हर पॉइंट को समझना। ठीक है। रखिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके। चलिए नमस्कार।